हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्कूल ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और जिसका नाम है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म यानी उदारवाद। लेकिन इस आइडियोलॉजी को पढ़ने से पहले, इसे समझने से पहले कुछ पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए। Is liberalism culturally specific to westernization or it is of universal value? यानी ये जो उदारवाद है ये सिर्फ पश्चिम तक सीमित है या इसकी सार्वभौमिक महत्ता है, यानी ये पूरे विश्व में महत्वपूर्ण है या सिर्फ पश्चिम में जहाँ इसका उद्गम हुआ है वहीं यह महत्वपूर्ण है। To what extent is the liberal focus on an individual based on a misunderstanding of human nature? यानी कुछ लोग ये मानते हैं वर्तमान समय में कि ये जो उदारवादी विचारधारा है ये मनुष्य की स्वभाव की गलत धारणा पर आधारित है। तो आप क्या सोचते हैं कि किस हद तक ये जो उदारवाद है, लिबरलिज्म है, ये ह्यूमन नेचर की मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है? अगला क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट डज लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म बिगिन? कौन सा ऐसा समय था, कौन सा ऐसा पॉइंट था, ऐसा बिंदु था जहाँ पर उदारवाद का अंत होता है और सोशलिज्म यानी समाजवाद की शुरुआत होती है? ऐसा क्या कारण था? अगला क्वेश्चन, इन द 21st सेंचुरी इज़ द स्टेट स्टिल द मेन थ्रेट टू द इंडिविजुअल? यानी 21वीं सदी में जिसमें हम जी रहे हैं, इतने साल हो गए उदारवादी विचारधारा को, क्या अब भी ये जो स्टेट है, राज्य है, ये अभी भी मेन थ्रेट है, यानी व्यक्ति के लिए एक चुनौती है स्टेट आज भी? इन क्वेश्चंस को कंसीडर कीजिए चैप्टर पढ़ने से पहले या आइडियोलॉजी पढ़ने से पहले। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की आइडियोलॉजी, उदारवाद यानी लिबरलिज्म। फ्रेंड्स, लिबरलिज्म या फिर लिबरल, लिबर्टी, ये लैटिन वर्ड लिबर से डिराइव किया गया है और लैटिन वर्ड लिबर का मतलब है फ्री यानी स्वतंत्र। फ्रेंड्स, लिबरल जो वर्ड है वो सबसे पहले 1375 में यूज़ किया गया था। 1375 में लिबरल वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में नहीं। ध्यान रहे, लिबरल वर्ड का सबसे पहले प्रयोग हुआ था आर्ट में यानी कला में। जो स्वतंत्र कलाकार होते थे उन्हें लिबरल कहा जाता था। सबसे पहले लिबरल जो टर्मिनोलॉजी है ये यूज़ की गई थी आर्टिस्ट्स के लिए, फ्री आर्टिस्ट्स के लिए। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इस वर्ड का यूज़ हुआ सबसे पहले 1815 में, तो ये याद रखिएगा। अब पॉलिटिकल साइंस में लिबरलिज्म का मतलब है फ्री फ्रॉम नैरो प्रिजुडाइस, यानी संकीर्ण पूर्वानुमानों से, पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना, एंड फ्री फ्रॉम बाइगॉट्री यानी धर्मांधता से, कट्टरता से मुक्त रहना। थोड़ा विस्तार में जानते हैं हम उदारवाद के बारे में। लिबरलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल फिलॉसफी और वर्ल्ड व्यू बेस्ड एंड फाउंडेड ऑन द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, यानी एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो कि किस पर बेस्ड है? ऑन द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और इक्वलिटी यानी समानता। स्वतंत्रता और समानता उदारवाद के मूल मंत्र हैं। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, एक इमेज दी गई है यहाँ पर। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी लिबरलिज्म में किस किस की बात की जाती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, फ्री मार्केट्स की, सिविल राइट्स की, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की, सेक्युलर गवर्नमेंट्स की, जेंडर इक्वालिटी की और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। ये सब बातें की जाती है लिबरलिज्म में। फ्रेंड्स, लिबरलिज्म जो है वो कंजर्वेटिज्म और एब्सोल्यूटिज्म, इनकी अपोजिट आइडियोलॉजी है, यानी अनुदारवाद की और निरंकुशवाद की विपरीत विचारधारा है उदारवाद। अब हम लिबरलिज्म का डिटेल में एनालिसिस करते हैं। जैसा हमने अभी पढ़ा, लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, हर चीज़ की स्वतंत्रता। लेकिन व्हाट इट मीन्स टू बी फ्री, यानी स्वतंत्र होने का मतलब क्या है? हमने बात तो कर दी कि उदारवादी विचारधारा स्वतंत्रता की बात करती है, लेकिन स्वतंत्रता कैसी, किस प्रकार की स्वतंत्रता? क्या मैं जाके किसी का मर्डर करके आ जाऊँ, वो स्वतंत्रता है? उदारवादी उसको जस्टिफाई करेंगे कि हाँ मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इज़ एन इंडिविजुअल फ्री टू डू वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स? जो वो करना चाहता है वो कर दे। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, ऐसी सभी घटनाएं
और इसको जस्टिफाई कैसे करें दैट आई एम फ्री? क्या ये सही है? क्या यही है लिबरलिज्म का अर्थ? क्या यही है फ्रीडम का अर्थ? इज एन इंडिविजुअल फ्री टू बिकम वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स? यानी जो वो बनना चाहता है वो बन जाए, चोर, डाकू, लुटेरा, कुछ भी, आतंकवादी। क्या इसी का नाम है स्वतंत्रता? तो लिबरलिज्म जो है वो एक एजम्पशन पर बेस्ड है, यानी एक मान्यता पर बेस्ड है। और वो क्या है? वो मान्यता है दैट ह्यूमन इज़ रैशनल। मनुष्य जो है, प्राणी जो है, वो क्या है? विवेकशील है। विवेकशील है, रैशनल है, तो उसके पास क्या है? मस्तिष्क है, उसकी अपनी बुद्धि है, उसके पास विवेक है। और उस विवेक के माध्यम से वो क्या कर सकता है? ही कैन थिंक और शी कैन थिंक। वो क्या कर सकता है? वो विचार कर सकता है, वो सोच सकता है। और ही कैन डिसाइड फॉर हिमसेल्फ, वो अपने बारे में निर्णय ले सकता है। एंड ही कैन नेवर डू रॉन्ग इंटेंशनली, यानी जानबूझकर वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य उसे हमें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसे फ्री छोड़ देना चाहिए। ये बात कहते हैं लिबरलिस्ट। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ये जो उदारवादी विचारधारा है, लिबरलिज्म का ओरिजिन कहाँ से होता है, इस विचारधारा का उद्भव कहाँ से होता है। तो लिबरलिज्म जो है वो आया 17th और 18th सेंचुरी में, 17वीं और 18वीं शताब्दी में। वो कैसे आया? कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी पूंजीवाद और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण जब हुआ पश्चिमी कंट्रीज़ में, वेस्ट में, तब ये विचारधारा आई उदारवाद। अब पूंजीवाद और औद्योगिकीकरण होने से क्या हुआ? एक औद्योगिक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और उस मध्यम वर्ग में कई स्कॉलर्स हुए, कई विद्वान हुए, जैसे कि लॉक, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, स्मिथ। इन लोगों ने इस विचारधारा को जन्म दिया। ये विचारधारा इन्हीं के विचारों से पनपी। लॉक ने क्या कहा? लॉक की एक बुक थी, टू ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट, ये जो बुक थी ये किस पर बेस्ड थी? ये बेस्ड थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर, सामाजिक समझौते पर। इसमें उन्होंने कहा, जॉन लॉक ने, कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो किस लिए अस्तित्व में आई है? वो इसलिए अस्तित्व में आई है कि वो इंडिविजुअल्स के, व्यक्तियों के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनका संरक्षण कर सके, उन्हें बनाए रख सके। और क्या करे? वो ऑर्डर और जस्टिस बनाए रख सके, यानी न्याय प्रदान करने का कार्य करे और नियम बनाने का कार्य करे। कौन? गवर्नमेंट। इसलिए वो अस्तित्व में आई है। इंडिविजुअल्स ने आपस में एक समझौता किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उसके माध्यम से क्या आई है? सरकार आई है, गवर्नमेंट आई है। लेकिन अगर ये जो गवर्नमेंट है, ये अगर उनके अधिकारों में इन्वेड करती है, अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उन्हें क्या अधिकार है? इंडिविजुअल्स को ये राइट भी है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर सकते हैं? रिबेल कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। ये बात कही जॉन लॉक ने। फ्रेंड्स, ये जो विचारक थे, ये जो थिंकर्स थे, जैसे लॉक, हॉब्स, मिल्टन, बैरुच स्पिनोज़ा, ऐसे कई थिंकर्स थे जो कि रिलीजियस टॉलरेशन के अगेंस्ट थे, यानी धार्मिक सहिष्णुता के वो खिलाफ थे, धार्मिक कट्टरता के लोग खिलाफ थे। और इनके जो आइडियाज़ थे, इनके विचारों का प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन कब हुआ, यानी ये व्यवहार में कब आए इनके विचार? इनके विचार आए जब ब्रिटेन में विग पार्टी का इमरजेंस हुआ, यानी ब्रिटेन में एक नई पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था विग पार्टी। इस विग पार्टी ने कहा कि राइट्स वर एप्लीकेबल टू ऑल फ्री बॉर्न इंग्लिशमैन, कि जो भी इंग्लिशमैन है, जो भी इंग्लैंड में पैदा हुआ मनुष्य है, उसको सभी राइट्स नेचुरली प्रोवाइड किए गए हैं, यानी स्वाभाविक रूप से उसे सारे अधिकार प्राप्त हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से कहाँ पैदा हुआ है? इंग्लैंड में पैदा हुआ है। ये बात कही विग पार्टी के लोगों ने। और इन्हीं विचारों का परिणाम था कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 टुक प्लेस, यानी 1688 की इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी वो हुई। और उसमें एक मोनार्की का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी
एक राजतंत्र, कहने को तो वो राजतंत्र था, उसकी स्थापना हुई, लेकिन वो सीमित किससे था वो राजतंत्र? वो एक पार्लियामेंट से सीमित था, यानी सिर्फ नाम का था पद राजा का, तो राजा या रानी का पद सिर्फ नाम का था, कार्य असली कौन करता था? पार्लियामेंट करती थी। ये हुई ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, और इसके माध्यम से क्या आए? एक्ट ऑफ सेटलमेंट एंड द बिल ऑफ राइट्स। ये राइट्स लाए गए और इस प्रकार से ब्रिटेन में, इंग्लैंड में लिबरलिज्म की शुरुआत हुई। ब्रिटेन के इन्हीं उदारवादी विचारों से प्रेरित होकर अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1787 में ये भी अस्तित्व में आई, यानी अमेरिका की क्रांति। अमेरिका के जो 13 कॉलोनियल्स थे, जो उपनिवेश थे ब्रिटेन द्वारा जो बनाए गए थे, उन्होंने भी विद्रोह किया, उन्होंने भी स्वतंत्रता की बात की, और इस प्रकार से अमेरिका को भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अमेरिकी क्रांति हुई 1787 में। इसी प्रकार से जो फ्रांस था, फ्रांस में भी 3 एस्टेट्स में फ्रांस का समाज बटा हुआ था। फ्रेंच जो सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी, और जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स थे उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन्हें प्रिविलेजेस प्राप्त थे, जबकि जो थर्ड एस्टेट था जिसके अंदर सामान्य जन थे, किसान, मजदूर और नौकरी पेशा, ये लोग जो थे, इन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। और वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था फ्रांस का कि वहाँ तीनों एस्टेट्स के लोगों को कहने को तो मताधिकार प्राप्त था, तीनों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन सबको एक ही मत देने का अधिकार था। अब प्रथम और द्वितीय एस्टेट्स के लोग, वो दोनों आपस में मिले हुए थे, उनके हित समान थे। तो अगर हम देखें तो 3 में से मेजॉरिटी किसकी होगी? 2 की। तो कोई भी बिल होता था, कोई भी जो अगर निर्णय लेना होता था, तो वो सारा किसके हित में जाता था? उन्हीं प्रिविलेज्ड वर्ग के, उन्हीं विशेषाधिकार युक्त के हित में जाता था। और जो थर्ड एस्टेट था, जो तीसरा वर्ग था, निम्न वर्ग था, वो उन अधिकारों से वंचित रह जाता था। इस प्रकार फ्रांस में भी एक माहौल बन गया क्रांति का सा, और आखिरकार 1789 में, 1789 में फ्रांस में भी विद्रोह हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई, और इस प्रकार से ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के अंदर क्रांतियाँ हुई, जिसके कारण लिबरलिज्म जो है, उदारवादी विचारधारा ने जन्म लिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमने ब्रीफली जाना कि उदारवाद क्या है। अब अगले वीडियोज़ में हम क्लासिकल लिबरलिज्म यानी परंपरागत उदारवाद, नव उदारवाद और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के बारे में जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।